ग्रुप 16 की ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली बोला जाता है इसको। और इसके अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। इसकी हाफ लाइफ 13.8 डेज रहती, बहुत कम है। ये दोनों नॉन मेटल नहीं, ये मेटलॉइड है और ये क्या है, रेडियो एक्टिव मेटल है। अब देखिए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। आयोनाइजेशन एनर्जी आप देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है। आपको ऐसे ही डेटा याद करना, मतलब ऐसे ही याद करना है, डेटा नहीं याद करना है एनसीईआरटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में भी देखा था कि मैंने ऑक्सीजन को सबसे पीछे रखा था, बाकी सबको ऐसे कर दिया था। सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, देन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक खास बात है यहाँ पर कि सिलेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट टेल्यूरियम, पोलोनियम, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन टेल्यूरियम का ज़्यादा है पोलोनियम से। बॉइलिंग पॉइंट भी टेल्यूरियम का ज़्यादा है पोलोनियम से। डेंसिटी पोलोनियम की बात नहीं करी गई है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, उसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम है और बहुत कम पाया जाता है नेचर में, तो इसीलिए सीधे इतने की ही बात करी गई है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिजिकल स्टेट, ऑक्सीजन सभी जानते हैं कि डाई एटॉमिक गैस है। दूसरी बात यह है कि अर्थ क्रस्ट में लगभग 46% ऑक्सीजन पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में 20 या आप एकदम 21 ना बोलकर अगर ऐसे बोलना चाहे कि 20.964% इस तरीके से बोलना चाहे तो एनसीईआरटी का डेटा चेक करिए, वरना आप सिंपली बोल सकते हैं कि 21% बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन पाया जाता है एयर में और 46% के आसपास पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। तो इसका मतलब है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल अर्थ पे ऑक्सीजन ही है। सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम ये सब ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड है, ऑक्टा एटॉमिक है। पकड़ रिंग या क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर इनका बनता है, मैं बना के दिखाऊंगा। अच्छा, सल्फर का जो वेपर होता है S2 वो पैरामैग्नेटिक होता है, जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है। कोई बोले कि कौन बोलता है ये पैरामैग्नेटिक है, तो बोलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है। मेरा नाम मत बता देना, बोलना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन -1, -2, 0, +1, +2 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसमें -1 ये शो करता है जब परऑक्साइड बॉन्ड बनाता है, -2 ऑक्साइड होता है। अच्छा, 0, +1 और +2 फ्लोरीन के साथ शो करता है। हाँ, ऑक्सीजन -½ भी शो करता है जब वो सुपर ऑक्साइड बनाता है, और -1/3 भी शो करता है जब वो ओजोनाइड बनाता है। तो खैर वो एक अलग केस है, तो आप खाली सुन लीजिए इसको। सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, इसको मैंने देखिए इंटीग्रेट करके थोड़ा सा स्टाइलिश लिखा हुआ है कि -2 कम से लेके ज़्यादा तक, -2 से लेके +6 तक। तो ये लिखा है -2 से लेके +6 तक। पोलोनियम +2, +4 शो करता है, +6 नहीं शो करता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, 0 शो करता है क्योंकि अगर किसी से रिएक्ट नहीं किया है तो 0 होगा। 0 सभी शो कर सकते हैं। कोवैलेंसी, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम 2 होती है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि कॉन्सेप्ट से हम बोल सकते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी नॉर्मल 2 होती है। मैक्सिमम एनसीईआरटी ने लिखा है कि मैक्सिमम हम 4 बोल सकते हैं, लेकिन 4 बॉन्ड बनाते हुए ऑक्सीजन को कभी देखा नहीं गया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे H3O+ है तो उसके अंदर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 आप मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम 3 होगा। बाकी जो एलिमेंट हैं वो उनकी कोवैलेंसी 2 से लेकर 6 तक जाती है। और जैसे सल्फर की बात करें तो सल्फर अपने ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड बनाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 6 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके रिएक्टिविटी की। अब देखिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, हाइड्राइड बनाएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा होने का कारण हाइड्रोजन बॉन्ड है, अदरवाइज डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि
साइज बढ़ता है, वंडरवॉल फोर्स बढ़ता है। इन सब के अंदर वंडरवॉल फोर्स है, लेकिन इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इसका होता है, बाकी सब में ड्रैगोज रूल लगेगा, ये आप जानते हैं। ये बॉन्ड एनर्जी है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये थर्मल स्टेबिलिटी है। भाई याद रखिए, क्योंकि शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैंने ये सारी चीज़ें शॉर्ट में पहले भी लिखी हैं, जिसमें आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा। बॉन्ड एनर्जी, एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, ये है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल यहाँ ड्रैगोज रूल लग जाता है। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा वाटर की होगी, जाहिर सी बात है, जितना बॉन्ड छोटा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो एटम छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ, अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, चाहे ये हो चाहे इसके आगे आने वाली फैमिली हैलोजन हो। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर घटती है। यही कारण है कि रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है, मतलब हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है। H2T, H2SC, H2S, वाटर को हम नहीं लेते इसमें। रिएक्टिविटी विद O2, सभी बनाते EO2 एंड EO3 टाइप ऑक्साइड, जैसे SO2, SO3, ठीक है। ओजोन एंड SO2 आर गैस, वाइल SiO2 एंड TiO2 क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घटती है। SO2 को NCERT में देके दिया गया है कि ये रिड्यूसिंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि SO2 रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, क्योंकि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वाइल TiO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ TiO2 केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, मतलब सॉरी, अब ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। तो द ट्राईऑक्साइड ऑल्सो एग्जिस्ट एज पॉलीमेरिक सॉलिड। देखो SO3 गैस के फॉर्म में भी रहता है, लेकिन बाकी सभी जो ट्राईऑक्साइड है वो सॉलिड ही होते हैं। तो जैसे SO3 है, ये थ्राइस बनाता है, ट्राइमर बनाता है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। SiO3 टेट्रामर बनाता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं 4, जैसे ये 6 मेंबर की रिंग है वो 8 मेंबर की रिंग हो जाएगी। दोनों ही ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, और आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप हाइड्राइड को और ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ को मिक्स मत करिएगा, दोनों के लिए रीजन अलग अलग होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर Ca का जितना, जैसे अब इसका +6 है, इसका +4 है, तो जाहिर सी बात है कि इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। अब ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Ca तब देखेंगे आप जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए। समझ गए? तो बात करते हैं अब रिएक्टिविटी विद हैलोजन। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी विद हैलोजन की, X2। देखिए सभी बनाते हैं, जैसे SF6 बनाता है, SF4 बनाता है, SF2 बनाता है, तो वही हम कह सकते हैं EX6, EX4 एंड EX2 टाइप हैलाइड बनते हैं। लेकिन जो इनकी स्टेबिलिटी होती है वो इस ऑर्डर में होती है, मतलब फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, तब आयोडाइड, क्योंकि साइज जैसे जैसे बढ़ता है चारों तरफ स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ता है, और स्टीयरिक हिंड्रेंस बनने के कारण जितना ज़्यादा, जैसे यहाँ ये है तो ये केवल फ्लोराइड वाले ही ज़्यादा मिलते हैं, बाकी क्लोराइड ब्रोमाइड मिलता ही नहीं है। जो EX6 है, मतलब हेक्साफ्लोराइड,
मतलब हेक्सा हैलाइड, ओनली फ्लोराइड्स आर स्टेबल, केवल फ्लोराइड स्टेबल है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स आर गैसियस विद ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ये होती है इनकी, ठीक है। अच्छा, इन EX4, हाँ EF4 भी ठीक है। EF4 जो है वो गैस है, SeF4 लिक्विड है और TeF4 क्या है, सॉलिड है। ऑल हैव सीसॉ ज्योमेट्री, सीसॉ ज्योमेट्री भाई ट्रायंगुलर बायपिरामिडल में इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक लोन पेयर आ जाता है। एक्सेप्ट सेलेनियम ऑल फॉर्म डाइक्लोराइड, सभी डाइक्लोराइड बनाते हैं एंड डाइब्रोमाइड बनाते हैं विद बेंट शेप्ड। अब बेंट तो शेप है लेकिन अगर लोन पेयर मिला दो उसमें तो टेट्राहेड्रल लगेगा। अच्छा, मोनोहैलाइड भी पाए जाते हैं लेकिन वो डाइमर बना लेते हैं, जैसे S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2, Se2Br2। These dimeric halides undergo in disproportionation reaction। मैंने एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाई है जो NCERT में दिया हुआ है, मैंने वही लिखा है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, प्रिपरेशन। ऑक्सीजन को ज़्यादा स्केल में बनाने के लिए दो मेथड का यूज किया जाता है। एक तो एयर का फ्रैक्शनल इवेपोरेशन और दूसरा वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, जो अभी हम लिखेंगे। पहला तो हमने लिख दिया है एयर का फ्रैक्शनल इवेपोरेशन। एयर में O2 N2 मेन कंपाउंड पाए जाते हैं, मेन मॉलिक्यूल हैं। अब आप जानते हैं कि N2 का बॉइलिंग पॉइंट कम और O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मैंने N2 बनाते समय आपको बताया था। तो जब आप इसको वेपराइज करते हैं तो N2 पहले उड़ जाता है और O2 बाद में। तो जब N2 पहले उड़ जाता है तो बचा हुआ आपको क्या मिलता है, O2। हीटिंग ऑफ O2 ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। ऑक्सीजन रिच कंपाउंड कुछ होते हैं जिनको आप हीट करते हैं तो आपको ऑक्सीजन मिलता है। जैसे KMnO4 को हीट करते हैं तो K2MnO4, MnO2 एंड O2 मिलता है। KClO3, ये वाला KClO3 वाले मेथड को लैब मेथड भी बोलते हैं। KClO3 को हीट करते हैं तो KCl एंड O2 मिलता है। K2Cr2O7 को हीट करते हैं तो ये सब क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये सब के सब हीट करने पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, जैसे PbO2 को भी आप हीट करेंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, Pb3O4 को भी हीट करेंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसको हम उन रिएक्शनों को हम मेटल के साथ लिख देते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड को जब आप हीट करते हैं तो वो मिलता है, उसमें लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, इसमें जो खास तौर पे मेटल ऑक्साइड लिए जाते हैं वो बिलो हाइड्रोजन वाले लिए जाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रिच कंपाउंड अगर हो तो उनको भी यूज कर लिया जा सकता है। PB है, PB जस्ट हाइड्रोजन के ऊपर है अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लेकिन लो सीरीज में लो तो है ही। तो NCERT में बिलो हाइड्रोजन नहीं लिखा है, उसने सीरीज में लो लिखा है। से Ag2O को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। आप देख लीजिए एक बार, इसमें कुछ खास बोलने लायक नहीं है। HgO को हीट करेंगे तो भी ऑक्सीजन, Pb3O4 को हीट करेंगे तो PbO मिलेगा, PbO2 को हीट करेंगे तो भी PbO मिलेगा। ये कारण है इसका, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कारण है इनका। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, लार्ज स्केल में बनाना है तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ेगी। हाइड्रोजन कैथोड पर रिलीज होगा और एनोड पर ऑक्सीजन, आपको हाइड्रोजन भी यहाँ पर से मिल जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ O2, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। इट्स सॉल्युबिलिटी इज 3.08 सेंटीमीटर क्यूब पर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर एट 20 सेल्सियस। मतलब आप मान सकते हैं कि 3 मिलीलीटर O2 डिजॉल्व होता है 100 मिलीलीटर वाटर में एट 20 सेल्सियस। O2 रिएक्ट विथ, यही कारण है कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, उनकी लाइफ में जो लाइफ साइकिल होती है उनमें जो रेस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। रोज़ उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो सबमर्ज्ड वाले हैं। बाकी तो जो बाहर आकर सांस लेके चले जाते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, तो उनको ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऐसे ही मिलती है।
अगर इसके अंदर जब पोल्यूशन बढ़ा दिया जाए तो वो ऑक्सीजन उन पोल्यूटेड कंपाउंड से रिएक्ट करने लगेगा और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, पानी में घट जाएगी। O2 रिएक्ट्स विथ ऑल मेटल, प्लेटिनम गोल्ड को छोड़कर ऑक्सीजन सभी से रिएक्ट करता है, इवन कई नोबल गैस से भी रिएक्ट करता है, जैसे जेनॉन से भी रिएक्ट करता है, क्रिप्टन से भी रिएक्ट करता है। डिजॉल्व कंप्लीटली इन एल्कलाइन पायरोगेलॉल, चाहे ओजोन हो चाहे ऑक्सीजन हो, पायरोगेलॉल में दोनों डिजॉल्व होते हैं, ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओजोन क्या है, ये एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, बेंट शेप्ड होता है, एक तरीके से कह सकते हैं जैसे SO2 ये ऑक्सीजन का ऑक्साइड है। बाय साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड है इसका। इसमें क्या करते हैं कि 3O2 लेकर 2O3 बनाते हैं। आप लोगों ने अगर केमिकल काइनेटिक्स का मेरा लेक्चर देखा हो तो मैंने उसमें इसके 2 स्टेप ले रखे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, एक रिवर्सिबल लिया था एक इरिवर्सिबल लिया था। ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, 142 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसके अंदर। इन दिस मेथड सीमन ब्रैडीज ओजोनाइजर इज यूज्ड, एक ओजोनाइजर है जो जब ओजोन की कंसंट्रेशन 10% तक हो जाती है यहाँ पे तो फिर इसको लगा देते हैं। ओजोनाइजर में चारों तरफ जो होती है वो लिक्विड ऑक्सीजन भरी होती है और बीच में ओजोन आता है और इसको काफ़ी हद तक कंसंट्रेट किया जा सकता है। नाम याद रखिएगा, कभी नाम पूछ दे तो आपको, एनसीईआरटी में नाम तो नहीं दिया है लेकिन कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम H2O, फ्लोरीन से अगर आप वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो आपको ओजोन मिलता है। प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन की, प्योर ओजोन जो होता है वो लाइट ब्लू कलर का गैस होता है, लेकिन जब उसको लिक्विड बनाते हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उस टाइम पर वो डार्क ब्लू हो जाता है, और जब उसको सॉलिड बनाते हैं तो वो एकदम ब्लैक कलर का दिखने लगता है, वॉयलेट ब्लैक दिखता है। ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो तुरंत O2 में टूटना चाहता है, और जब वो O2 में टूटता है तो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जब 2O3 से 3O2 बनता है तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते हैं तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी बढ़ेगी। तो अगर आप ΔG = ΔH - T ΔS वाले फॉर्मूले को लगाएं तो आपको मिलेगा ΔG नेगेटिव, इसको लगाएंगे आप तो ΔG नेगेटिव मिलेगा। ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन की पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर का कारण है नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 के साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है, यही नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ता है दूसरे एलिमेंट से और उनकी ऑक्सीडेशन करता है। जैसे यहाँ देखिए कि एक ऑक्सीजन इससे, भाई हर बार आप देखेंगे कि O2 अलग निकलेगा और ये वाला ही रिएक्ट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर भी O2 अलग निकला और इसमें का एक ऑक्सीजन इसके H2 के साथ O बना लिया। मैंने आपको बोला था कि सल्फ़र जब मोनोवैलेंट एटम के साथ जुड़ा होगा तो S बनाएगा और बाई या पॉलीवैलेंट के साथ जुड़ा होगा तो SO4 बनाएगा। जैसे PbS के साथ जुड़ा है तो PbSO4 बनाया। अब यहाँ पे O4 के लिए 4 ऑक्सीजन चाहिए तो 4 नेसेंट O यहाँ से मिलेगा। FeSO4 को स्लाइटली एसिडिक मीडियम में ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Fe2SO4 थ्राइस मिलता है। Na2SO3 ओजोन से रिएक्ट करके Na2SO4 बनाता है। HCl ओजोन से रिएक्ट करके Cl2 बनाता है। लेकिन सब में आप देख रहे हैं एक कॉमन चीज़ है कि हर बार राइट साइड में O2 मिल रहा है आपको। Ki के साथ, Ki सोल्यूशन के साथ जब ओजोन को रिएक्ट कराते हैं तो आपको I2 मिलता है। लेकिन यहाँ एक खास बात है, जैसे हमने यहाँ I2 तो लिख दिया, लेकिन अब इसके बाद की जो रिएक्शन है, I2 के बाद की जो रिएक्शन है वो Na2S2O3 से रिएक्ट करके Na एंड Na2S4O6 बनाता है। ये और वो दूसरी वाली रिएक्शन दोनों को मिलाकर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं ओजोन की। आयोडीन को जब ड्राई ओजोन में रिएक्ट कराते हैं तो वो I4O9 बनाता है। एक्चुअली में I4O9 क्या है, IO3 थ्राइस है, ये आयोडीन आयोडेट है। लेकिन जब मॉइस्ट
O3 में बनाते हैं, मतलब जब थोड़ी वाटर की मात्रा रहती है तब वो HiO3 बनाता है। NO ओजोन से रिएक्ट करके NO2 गैस बनाता है। O3 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 की प्रिपरेशन में भी O3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अब देखिए बात करते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर की। सल्फर के वैसे तो 2 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, लेकिन और भी रिंग ये बनाता है 6 मेंबर टू 20 मेंबर तक। 6 मेंबर वाली आपको चेयर फॉर्म में NCERT में दिया हुआ है इसको। वैसे जो मेन इसके एलोट्रॉप है कि वो रोम्बिक है और मोनोक्लिनिक, दोनों ही S8 होते हैं। दोनों का क्राउन शेप या पकड़ रिंग बोलते हैं इसको, ऐसा बनता है। रोम्बिक को अल्फा और मोनोक्लिनिक को बीटा बोलते हैं। तो मैंने नीचे अल्फा बीटा का यूज किया हुआ है। आप अल्फा की जगह पे रोम्बिक और बीटा की जगह पे मोनोक्लिनिक का यूज कर सकते हैं। अल्फा एंड बीटा सल्फर आर इंटर कन्वर्टेबल, ये दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। बीटा सल्फर इज मोर स्टेबल एट हायर टेम्परेचर अबव 369 केल्विन। अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन टेम्परेचर। एट 369 केल्विन, इसका मतलब ये 369 केल्विन बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, इसको आप मार्क करके याद कर लीजिए। बोथ फॉर्म आर स्टेबल एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब बात करते हैं SO2 की प्रिपरेशन। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जब बर्न कराते हैं तो SO3 बनता है, लेकिन कुछ मात्रा में SO2 भी बन जाता है। बाई सल्फाइड सॉल्ट, जब सल्फाइड सॉल्ट को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 HCl दोनों लिया है, लेकिन रिएक्शन H2SO4 से ही कराया है। मैं ये बताना चाह रहा था कि कोई भी आप डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं तो SO2 मिलेगा। एनी मेटल प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, किसी भी मेटल को कंसनट्रेटेड H2SO4 में डाल दो तो आपको SO2 मिलेगा, लेकिन वो मेटल मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें इनर्ट मेटल बोला जाता है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल, जिंक को 2 H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो SO2 मिलेगा, कॉपर को कराएंगे तो भी SO2 मिलेगा। मतलब मैंने ये 2 रिएक्शन इसलिए लिए क्योंकि ये अबव हाइड्रोजन है इन ECS, ये बिलो हाइड्रोजन है इन ECS। अच्छा, चौथा है फ्रॉम पायराइट्स। पायराइट्स मतलब आप चाहे आयरन पायराइट ले लीजिए, आयरन पायराइट आपको एग्जांपल दिया हुआ है FeS2, इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं, मूर्खों का सोना। सोने जैसा दिखता है पर इसके अंदर सोना नहीं होता, ये आयरन, इसके अंदर ये आयरन का कंपाउंड है। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि मुझे सोना मिला है, बहुत ढेर सारा सोना। ऐसे सोने की खदान अगर आपको मिले तो आप तुरंत पहले उसे चेक करवाएं, वरना हो सकता है आप हार्ट अटैक से मर जाएं कि इतना सोना मुझे मिल गया और 2 कौड़ी की चीज़ थी आपको मिली हुई। O2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, SO2। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ SO2 की। कलरलेस सफोकेटिंग गैस होती है, स्मेलिंग लाइक बर्निंग सल्फर। एसिडिक नेचर का होता है, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर होता है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है, पर ऐसा नहीं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता। मैंने इसमें ऑक्सीडाइजिंग वाली रिएक्शन भी लिखी है। पहले रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2 देख लेते हैं। जितने भी इक सॉल्ट होते हैं जो हायर ऑक्सीडेशन वाले इक सॉल्ट, जैसे फेरिक, मर्क्यूरिक इक सॉल्ट होते हैं, उनको क्या करता है, अस सॉल्ट में चेंज करता है, फेरस में। जैसे ये फेरिक को फेरस में चेंज कर देता है। हेलोजन को हेलाइड आयन में चेंज करता है, जैसे Cl2 को किस में चेंज किया, Cl- में, HCl में। ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो SO3 बनाता है। 2 मेथड है इसके, हम बात करेंगे H2SO4 की प्रिपरेशन में। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2, अब जैसे रिड्यूसिंग था वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग भी लिया है। एल्कली मेटल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 अलग अलग तरह के, एक अदर मेटल और एक अल्कली मेटल। जब एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फाइट एंड थायोसल्फेट बनाता है। देखिए, H2O3 2- एंड SO3 2-।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बाकी कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड एंड मेटल सल्फाइड बनाता है, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। H2S के साथ रिएक्ट करता है तो S बनाता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताया है। अच्छा, SO2 पहचाना कैसे जाए? SO2 में जब CaOH ट्वाइस डालते हैं तो ये लाइम वाटर है, ये टर्न मिल्की हो जाता है। अच्छा, यही टेस्ट तो CO2 भी देता है। चलो भैया, जो ये SO2 को जब हम K2Cr2 जैसे जो कौन सा पेपर होता है जिसमें एसिड बेस पहचाना जाता है, अरे लिटमस पेपर, उसके लिए एसिडिक नेचर, एसिडिक की तरह वर्क करता है। K2Cr2O7 डालते हैं SO2 में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये Cr2SO4 थ्राइस बनाता है। ये Cr2SO4 होता है मतलब ग्रीन कलर का हो जाता है, ये भी पहचान है SO2 की। ये वाला टेस्ट CO2 नहीं देता, ये वाला टेस्ट CO2 देता है। तो भाई इसने तो मिल्की कर दिया तो CO2 लगा कि भाई हाँ CO2 भी हो सकता है, लेकिन जब क्योंकि CO2 भी एसिडिक है लिटमस के लिए, पर ये वाला टेस्ट नहीं दिया उसने। अच्छा, KMnO4 का जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है वो पिंक कलर का होता है, लेकिन जब SO2 पास कराते हैं तो MnO बन जाता है जो कलरलेस होता है। आपको याद होगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम रोजेलिन डाई बनाते हैं और एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करते हैं तो रोजेलिन डाई बनाने में भी क्या होता है, SO2, जब आप रोजेलिन डाई जो होता है वो पिंक कलर का होता है, उसमें से जब SO2 पास कराते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। फिर जब एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट कराते हैं रोजेलिन डाई को तो क्या करता है, वो वापस पिंक कलर रिस्टोर हो जाता है। तो वहाँ पर भी SO2 काम आता है, या कह सकते हैं कि अगर रोजेलिन डाई से कोई गैस पास कराई और वो जो है कलरलेस हो गया तो वहाँ पर भी SO2 पहचाना जा सकता है। लेकिन ये 3 टेस्ट हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब अगले कंपाउंड की बात करते हैं। देखिए, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर की बात करते हैं। मैंने सब स्ट्रक्चर बना दिया है। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 ये स्ट्रक्चर है इसका। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आप जानते हैं, और जानिए भी क्योंकि किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ को H2SO4 के प्रोडक्शन और कंजम्पशन से ही नापा जाता है। तो H2SO4 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। H2H2O3, अब यहाँ पर क्या है कि सल्फर और यहाँ पर सल्फर के बीच में बॉन्ड है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सल्फर बॉन्ड, तो एक कंपाउंड ये भी है और बाकी सब वो हैं। H2H2O7 ये इसको बोला जाता है ओलियम, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम बोलते हैं। H2SO5 इसको कैरोज एसिड बोला जाता है। आपको याद होगा कि कैरोज एसिड हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया था। H2H2O8 पायरोडाइसल्फ्यूरिक एसिड लिखना छोड़ दिया, यहाँ पे जगह नहीं था। इसको मार्शल्स एसिड बोला जाता है। इसमें एक परऑक्साइड बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी है, देखिए एक परऑक्साइड बॉन्ड यहाँ पर भी है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसमें परऑक्साइड बॉन्ड है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आता है मतलब पॉलीथायोनिक एंड पॉलीथायोनस एसिड। इसके अंदर सल्फर बॉन्ड होते हैं। अब सल्फर बॉन्ड कितने होंगे वो डिपेंड करता है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक ऐसे लगा दिया है, मुझे ये भी नहीं लगाना चाहिए था, मुझे इसको ऐसे डैश करके दिखा देना चाहिए था। अब जैसे कि मान लीजिए डाइथायोनिक है तो मतलब 2 सल्फर के बीच में एक बॉन्ड होगा। डाइथायोनिक का मतलब है कि 2 सल्फर होगा। जैसे टेट्राथायोनिक, ऐसा नहीं कि ट्राइथायोनिक नहीं होता, मैं कूद गया हूँ। टेट्राथायोनिक का मतलब 4 सल्फर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सल्फर बॉन्ड है तो देखो 1 2 3, जितना सल्फर होगा उससे एक बॉन्ड कम होगा। जैसे यहाँ पे 2 सल्फर था तो 1 बॉन्ड था। वैसे ही पॉलीथायोनस एसिड में जैसे इसका पॉलीमर बनता है और थायोनिक में इसका बनता है, मतलब इक और अस 2 नाम आ जाते हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा
कि जैसे जो ये ऑक्सीजन है इसका +5 है और इनका क्या होता है 0, पर आप क्या करते हैं एक साथ निकालते हैं, बोलते हैं कि इतना आ रहा है। ध्यान रखिएगा हमेशा, कभी भी जैसे टेट्राथायोनिक एसिड बोल दे और टेट्राथायोनिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो दो तरह के ऑक्सीडेशन नंबर है, एक +5 है, एक 0 है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है +5 है, ये दोनों का क्या है +5 है। यहाँ पर अगर जो पूछा जाए आपसे, तो अब जैसे डाइथायोनस एसिड है, तो डाइथायोनस एसिड में देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। भाई इससे और इससे आ रहा है, इसकी वजह से इस पे तो कुछ आ नहीं रहा। अब यही मान लो टेट्राथायोनस होता और ये सॉरी ये नहीं, यहाँ से मैं ये हटा देता तो ये टेट्राथायोनस हो जाता। टेट्राथायोनस हो जाता तो +3 0 0 +3 ऐसे बन जाता। अभी तो इसको यहीं रहने देते हैं ऐसे, वो दरअसल नीचे जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे ही इसको सोचा कि आपको समझा देंगे कि सल्फर के बीच में बॉन्ड होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि थायोनिक जब भी नाम आएगा, पॉलीथायोनिक या पॉलीथायोनस, तो उसमें सल्फर के बीच में बॉन्ड होगा। जब थायोनिक होगा तो 2 सल्फर ऐसे होंगे जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और जब थायोनस होगा तो 2 सल्फर ऐसे होंगे जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बाकी सबकी 0 होगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं H2SO4। अब बात करते हैं H2SO4 की। किंग ऑफ केमिकल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये सब बोले जाते हैं इसको। प्रिपरेशन, सबसे पहले ग्रीन विट्रियोल, इसका नाम ग्रीन विट्रियोल है। ग्रीन विट्रियोल को हीट करते हैं तो आपको H2SO4 मिलता है, याद रख लीजिएगा, इसका नाम ग्रीन विट्रियोल है। सल्फर को आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि सल्फर के साथ 6 HNO3, फॉस्फोरस के साथ 5 HNO3, याद आ रहा है आपको। तो यहाँ पर H2SO4 ये बना देता है। इंडस्ट्रियल मेथड, 2 मेथड है इसके, लेड चैम्बर मेथड एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड में फूल्स गोल्ड को लेकर पहले SO2 बनाते हैं। SO2 को O2 से कंबाइन कराने के लिए आपके पास 2 कैटलिस्ट है। NO की प्रेजेंस में इसको लेड चैम्बर प्रोसेस बोला जाएगा। प्लेटिनम गाउच एंड V2O5 की प्रेजेंस में इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोला जाएगा। दोनों ही केस में SO3 बनेगा। SO3 को H2SO4 में से पास कराते हैं तो आपको मिलता है ओलियम। अब इस ओलियम पर जब आप पानी की बौछार करते हैं, आपको NCERT में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखेंगे आप, पानी की बौछार करते हैं तो नीचे आपको H2SO4 मिलता है। प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4, एक बहुत ही ज़बरदस्त डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब आप देखिए कि सुक्रोज को सुखा दिया, एकदम कार्बन बना दिया। इट इज़ अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड। कंसनट्रेटेड H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और ये मेटल नॉन मेटल सभी को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे आप X2 को X- में, जैसे बोरॉन को H3BO3 में जो काम HNO3 करता था वो सारा काम ये करता है। तो मैंने कुछ रिएक्शन लिख दी है, जैसे कॉपर को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CuSO4 SO2 मिलेगा। ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है SO2 की प्रिपरेशन में। सल्फर से रिएक्ट कराएंगे तो SO2 बनेगा, कार्बन से रिएक्ट कराएंगे तो CO2 बनेगा एंड SO2 बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि हर बार एक चीज़ कॉमन है, क्या बनना, SO2। अब यहाँ तो सल्फर था तो इसलिए SO2 ही बना दिया पूरा, समझ गए। तो ये आपका ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे आपसे हैलोजन फैमिली में।